क्या टीवी नहीं चल रहा? गए चल रहा है? बिल्कुल बेटा, ऐसे बस ये ध्यान रखा करो। हो गया? चलिए अब तो कल हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन की बात की थी। प्राइमरी सक्सेशन जो ऐसी जगह पे हो रहा है जहां पहले कभी कुछ था ही नहीं। जो भी होगा, एक बार ही बोला था मैंने, पहली बार। पहली पहली बार कब कहा मैंने? अगर ऐसा है तो उस केस में वहां सक्सेशन प्राइमरी होगा, जिसके एग्जाम्पल आपने लिखे: वॉल्केनिक लावा, बेर रॉक, न्यूली फॉर्म पॉन्ड, कोरल रीफ, सैंड ड्यून। सैंड ड्यून लिखा था कि नहीं लिखा था? लिख लो, रेत के टीले भी वैसे ही हैं। लिख लो वहां सैंड ड्यून्स, DUNES। सैंड ड्यून्स ये भी एग्जाम्पल है प्राइमरी सक्सेशन का, क्योंकि सैंड सॉइल नहीं है जब तक उसमें ह्यूमस ना मिले। अरे, सैंड सॉइल नहीं है जब तक उसमें ह्यूमस ना मिले, और जिस दिन उसमें ह्यूमस मिल जाएगा उस दिन पहले कभी कोई था? जिस दिन ह्यूमस मिल गया तो पहले कभी कोई था? अरे रे, ह्यूमस मिल गया तो फिर वही तो कह रहा हूं मैं, ह्यूमस मिल गया तो पहले कभी कोई था, जो था वो मरा होगा तभी तो ह्यूमस बना है। तो बेटा अगर ह्यूमस मिल गया तो सॉइल बन जाएगी, पहले कभी कोई रहा होगा तब सॉइल बनेगी, वरना सैंड 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 है तो फिर सक्सेशन प्राइमरी ही होगा। ये क्यों नहीं चल रही है? दिख रहा है? फिर क्या बोल रहा है? अच्छा, लिखेंगे जब दिखेगा ना बेटा। ऐसे क्या कर रहा है यार? चल रही है? चल रही बेटा? हाँ, चिंता मत कर। थोड़ा जोर से देख बेटा, तू पास बैठ के भी नहीं देख पा रहा है यार। हाँ, सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जांपल्स में आपने डिफॉरेस्टेड साइट लिखा, उसके बाद में फ्लडेड एरिया लिखा, अबेंडेड फार्मलैंड लिखा, और दो क्वेश्चन मैंने पूछ लिए थे आपसे। सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी के जैसा नहीं होता, सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी को फॉलो नहीं करता। ये दो बातें हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आज ध्यान देंगे, चाहे सक्सेशन प्राइमरी हो चाहे प्राइमरी, अगर आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाते हैं, अगर आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाते हैं, तो इस तरह के सक्सेशन को आप प्रोग्रेसिव सक्सेशन के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन अगर किसी ह्यूमन इंड्यूस्ड या फिर नेचुरल डिस्टरबेंस की वजह से, ह्यूमन इंड्यूस्ड या फिर किसी नेचुरल डिस्टरबेंस की वजह से, अगर आप अर्लियर स्टेज में आ जाते हैं, वापस अर्लियर स्टेज में आ जाते हैं, तो उसे आप रिट्रोग्रेसिव भी कहते हैं। आपके एनसीईआरटी ने प्रोग्रेसिव रिट्रोग्रेसिव शब्द यूज नहीं किया, लेकिन बाकी ये सब लिखा है जो मैं यहां लिख रहा हूं। सक्सेशन आगे बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टरबेंस की वजह से वापस बैक भी मूव कर सकता है। जैसे एक बार की बात है, आप एक एरिया में गए
जहां आपने देखा कि ग्रास उगी हुई है, बहुत अच्छी बात। 2-4 साल बाद फिर आप वहां पहुंचे तो आपने देखा कि वहां ट्रीज भी आ गए हैं। ग्रास के बाद ट्री आ गए, इसका मतलब ये तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल है, तो ये तो प्रोग्रेसिव हो रहा है। लेकिन बेटा आप तो आ गए, आपके पीछे से कोई आया और सारे पेड़ काट के ले गया। अगर ऐसा हुआ कि सारे पेड़ यहां से काट दिए जाएंगे तो उस केस में आप देख पाएंगे कि जब यहां पर ट्री नहीं रहेंगे तो वापस ग्रास, अर्लियर स्टेज, ये रेट्रोग्रेसिव हो जाएगा। तो फिर बताओ बेटा, बताओ, जल्दी से बताओ, डेजर्ट से फॉरेस्ट का बनना, फॉरेस्ट से डेजर्ट का बनना, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर जब डेजर्ट से फॉरेस्ट बन रहा है तो P4 प्रोग्रेसिव है, फॉरेस्ट से डेजर्ट बन रहा है तो R4 रेट्रोग्रेसिव है, ये ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट आ रहा है, आने दो। एक बार रेट्रोग्रेसिव होने के बाद, एक बार रेट्रोग्रेसिव होने के बाद दोबारा होने वाला सक्सेशन जनरली सेकेंडरी प्रोग्रेसिव होगा। मैं रिपीट करूंगा, फिर सुनेंगे। एक बार रेट्रोग्रेसिव होने के बाद दोबारा होने वाला सक्सेशन जनरली सेकेंडरी प्रोग्रेसिव होगा। जनरली, नॉट ऑलवेज, क्योंकि एक बार की बात है बेटा, एक हरा भरा फॉरेस्ट यहाँ पर है और उसमें यहाँ वॉल्केनिक लावा आ गया, और जब लावा आया तो उस केस में यहाँ पर सारे पेड़ दब गए, जल गए, और ऊपर जो लावा फैला वो चट्टानों में कन्वर्ट हो गया। और अगर यहाँ रॉक सरफेस बनी तो बताओ ये सक्सेशन प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अब सरफेस ऐसी बन चुकी है जहां पहले कभी कुछ था ही नहीं। याद करो, कल मैंने आपसे कहा था कि डिस्टर्ब करने वाली वजह को देखना। अगर ये वजह यहाँ पर फ्लड वाली होती, सेकेंडरी। अगर ये फॉरेस्ट फायर वाली होती, सेकेंड। लेकिन लावा वाली है तो प्राइमरी होगी। सही है? क्या यहाँ लावा का आना एक तरह का रिट्रोग्रेसिव इवेंट है? लावा ने आकर यहाँ पर जो मोर स्टेबल फॉर्म थी उसको वहां से हटा दिया और वापस अर्लियर स्टेज में चले गए। अगर ऐसा है तो हर बार रेट्रोग्रेसिव होने के बाद सेकेंडरी ही होगा जरूरी नहीं है। ये अगर इस तरह से रेट्रोग्रेसिव हो रहा है तो होने वाला सक्सेशन प्राइमरी होगा। ठीक बात। यहां अगर आप आगे चलते हैं और ऐसा कहें कि ड्राई एरिया में होने वाला सक्सेशन, ड्राई एरिया में अगर कोई सक्सेशन हो रहा है तो ड्राई एरिया सक्सेशन को आप यहां जीरो सेरे या फिर जीरार्च के नाम से पुकारते हैं। जीरो सेरे या फिर जेरार्च कहते हैं। आर्च भी वही सीक्वेंस, एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी है जिस तरह से आपने सेरे को कहा था। अब है एरिया ड्राई, लेकिन ड्राई है क्या? हो सकता है कि ड्राई यहाँ पर रॉक है, हो सकता है कि ड्राई यहाँ पर सैंड है। अगर यहाँ पर रॉक है तो होने वाला सक्सेशन किस नाम से पुकारते हैं? अगर सैंड है तो सैमोसेरे कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुन लेना, सैंड में उगने वाले प्लांट सैमोफाइट कहलाते हैं। सैंड में उगने वाले प्लांट, फिर आप कहेंगे कि सैंड में उगने वाला तो जीरोफाइट होता है। जीरोफाइट कहते हैं, सैमोफाइट थोड़े ना कहते हैं। बेटा सैंड में उगने वाला सच में देखा जाए तो सैमोफाइट ही है। अरे उस रेत में पानी कम है इसलिए जीरोफाइट है। तो आज के बाद जीरोफाइट को सैंड से डिफाइन करोगे कि पानी की कमी से? हमारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट पहाड़ों पे हैं और जीरोफाइट है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहाड़ों के स्लॉप पर पानी बरसता है तो रुकता नहीं है।
बहकर नीचे आ जाएगा, उनके पास पानी की कमी होगी। और साथ के साथ प्लांट फिजियो में सर आपको बताते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के साथ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ता है। अगर ऐसा है तो उसे रोकने का अडेप्टेशन उनके पास आया है। निडल लाइक लीफ, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, अरे जीरोफिटिक कैरेक्टर। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट पहाड़ों में है फिर भी जीरो फाइट है। क्या हर जीरो फाइट रेत में ही उगेगा क्या? तो आज के बाद आप जीरो फाइट को पानी की कमी से डिफाइन करेंगे, ना कि सैंड से। बेटा ये सब बच्चों को ध्यान रखना है। सैंड में उगने वाला तो सच में देखा जाए सैमोफाइट कहलाता है, ये ध्यान रखो। और सैंड में होने वाला सक्सेशन सैमोसेरे। ठीक बात। अगर यहां पर सक्सेशन वाटर में हो रहा है, अगर सक्सेशन पानी में हो रहा है, तो इस तरह के सक्सेशन को आप यहाँ पर हाइड्रोसेरे या फिर हाइड्रार्च कहते हैं। बेटा जब आपसे हाइड्रोसेरे कहा, इसका मीनिंग है फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में सक्सेशन हो रहा है। लेकिन अगर उसे कुछ और कहना है, वो लिख के देगा कि पानी एसिडिक है या फिर सैलाइन है, सैलाइन या सॉल्ट वाला है। अगर एसिडिक है तो कह देना बेटा ऑक्सैलोसेरे, और अगर सैलाइन है तो कह देना बेटा हेलोसेरे। समझ पा रहे हैं क्या आप? अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये लिथोसेरे, सेमोसेरे, ऑक्सैलोसेरे, हेलोसेरे, ये कब कब कैसे कैसे कहा समझ पा रहे हैं आप? तो आपके सिलेबस में जीरो सेरे का एक एग्जाम्पल लिथोसेरे हम चुके हैं पढ़, मतलब हमने पढ़ लिया है। लेकिन हमारे सिलेबस में हाइड्रोसेरे भी एनसीईआरटी दे रही है। तो जीरो सेरे तो हो गया ना, तो फिर हाइड्रोसेरे हो जाए। हटा दूं पत्ता? अच्छा इससे पीछे वाला भी? ओहो आई से काई से बेटा तुरंत। हर बार रेट्रोग्रेसिव होने के बाद सेकेंडरी ही हो जरूरी नहीं, जनरली से ऑलवेज। तो देखे ना वहां पर लावा आया है, रेट्रोग्रेसिव करने के लिए अगर लावा आया है तो फिर वहां पर सक्सेशन प्राइमरी होगा। अगर मॉर्निंग में आपको बैठने में दिक्कत आ रही हो, सीट नहीं मिल रही हो, तो इवनिंग में शिफ्ट हो जाओ। 5-10 बच्चे, अच्छा 20 बच्चे हो जाएंगे, 10 नहीं तो। हाँ ऐसे थोड़ी होता है बेटा यार, सीट ही नहीं मिल रही इधर उधर। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला पत्ता बेटा, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी, तुरंत। अब लावा लाने में भी क्या देखना है, वो तो आगे अब हो गया बेटा। चलो जल्दी जल्दी नोट कर ले तुरंत। अब हाइड्रोसेरे, नहीं नहीं, फ्रेश वाटर।
पलटे बेटा। हाइड्रोसेरे जो आपके एनसीईआरटी में पत्ता 251 पे दिया हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ी थी क्या कल? मैंने कल तो मना नहीं किया बेटा। चलो कोई बात नहीं, आज सक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो 250, 251, 252 आज पढ़ ही लेना। फिर पेज नंबर 250, 251, 252 पढ़ लेना घर पे। चलिए, हाइड्रोसेरे या फिर हाइड्राज एक ही बात है। अब इधर बोर्ड पर एक एक स्टेप को समझते चलिए, पीछे वाले बच्चे बातें नहीं करेंगे। इधर एक दिन की बात है बेटा, भयंकर अर्थक्वेक आया, चट्टाने खिसक रही है, एक छोटा गड्ढा बन, बरसात हो, पानी भर, पानी भर। गजब, समझदारी का परसेंटेज बढ़ रहा है। अब संगत का फर्क पड़ता है। चलिए, अब यहां पर जल्दी मुझे बताइए, क्या इस पानी की सरफेस पर पहले कभी कुछ था? भराई पहली बार है, तो जो भी होगा पहली बार होगा, सक्सेशन प्राइमरी होगा। समझ पा रहे हैं क्या? इसका मतलब हमने लिथोसेरे भी प्राइमरी पढ़ा, हम हाइड्रोसेरे भी प्राइमरी ही पढ़ रहे हैं। चलो इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन कहीं पास की कम्युनिटी में कहीं या दूर की कम्युनिटी में तो कुछ होगा। अरे वहां से फाइटोप्लैंक्टन के स्पोर्स उड़ उड़ के आते हैं। कैसे आते बेटा? और यहाँ गिर गिर के उग उग जाते हैं। अगर ऐसा है तो क्या पहली बायोटिक कम्युनिटी आ गई? पहली बायोटिक कम्युनिटी का नाम बोलो। तो बताओ, लिथोसेरे का पायोनियर कौन? क्रस्टोस लाइकेन। ऐसे बहना नहीं है बेटा, सुन के आंसर देना है। हाइड्रोसेरे का पायोनियर कौन? फाइटोप्लैंक्टन। और जब ये रहेगा तो मरेगा भी, और जो मरता है वो नीचे आता है, वैसे ऊपर जाता होगा, लेकिन यहाँ इसकी बॉडी नीचे आएगी तो नीचे इसका डिकम्पोजिशन होगा और ह्यूमस बनेगा। और जब यहाँ पर ह्यूमस बन रहा है तो यहाँ पर नीचे की तरफ ये देखो बेटा, ह्यूमस सॉइल। कौन सी सॉइल? ह्यूमस सॉइल। बन जाओ सॉइल। ये नीचे की तरफ देखो, ये ह्यूमस सॉइल यहाँ पर बन रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो अब ऐसे प्लांट भी उगने लग जाएंगे जो अपनी रूट को नीचे पेनिट्रेट करते हैं और ग्रो कर जाते हैं। डूबे हुए हैं, रूट नीचे पेनिट्रेटेड है और ग्रो कर रहे हैं। अरे पॉन्ड है, लेक नहीं है। यहाँ पर बेंथिक है, प्रोफंडल नहीं है। याद है क्या? बेंथिक है, प्रोफंडल नीचे तक लाइट जा रही है। और जब नीचे तक लाइट होगी तो ये प्लांट ग्रो करेंगे, और ऐसे प्लांट को आप रूटेड सबमर्ज्ड कहते हो। उग जाओ रूटेड सबमर्ज्ड। अब धीरे धीरे सक्सेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है। जल्दी से बताओ बेटा, जब आगे की तरफ जाएंगे तो उस केस में ह्यूमस का अमाउंट कम होगा कि ज्यादा? ओहो, ह्यूमस बढ़ रहा है। रुक जाओ, बढ़ाएंगे अभी। यहाँ बढ़ जाओ बस। अब ऐसे डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं नहीं बेटा, तो यहाँ पर अब ह्यूमस बढ़ चुका है और ऐसे प्लांट भी ग्रो करने लग जाएंगे जिनकी पत्तियां पानी की सरफेस पर और रूट नीचे है। और ऐसे प्लांट को आप यहाँ
रूटेड फ्लोटिंग कहते हो, क्योंकि फ्लॉट करने लगी ना पत्तियां। क्या अब धीरे धीरे ह्यूमस कम हो रहा है कि ज्यादा? तो इनऑर्गेनिक मिनरल भी, पानी का डिसॉल्व्ड मिनरल बढ़ चुका है। पानी का डिसॉल्व्ड मिनरल जब बढ़ जाएगा तो ऐसे प्लांट भी ग्रो करेंगे जो यहाँ पर भले ही रूट को कहीं पेनिट्रेट ना करे फिर भी ग्रो कर जाए। क्या उन्हें आप फ्री फ्लोटिंग कहेंगे? फ्री फ्लोटिंग। यहाँ पर अब आप बच्चे देख पा रहे हैं कि फ्री फ्लोटिंग ग्रो करेंगे क्योंकि ह्यूमस लगातार बढ़ रहा है, इनऑर्गेनिक मिनरल भी बढ़ रहा है। और जब ऐसे होने लग जाएगा तो वो भी उग जाएगा, जो अपनी रूट को भले ही कहीं पेनिट्रेट नहीं करता फिर भी ग्रो कर जाता है। ऐसे प्लांट को आप यहाँ फ्री फ्लोटिंग कहें। क्या आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहाँ तालाब नीचे से तो भर ही रहा है, किनारों से सिकुड़ रहा है। किनारों पे ह्यूमस जमता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये किनारों से सिकुड़ सिकुड़ कर अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ धीरे धीरे हम मैजिक की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ इस पॉन्ड के डायग्राम अलग अलग बनाए हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो एक ही तालाब में हो रहा है। ये टाइम के हिसाब से अलग अलग डायग्राम बन रहा है, लेकिन चल एक ही पॉइंट में रहा है बेटा। और यहाँ पर अब आप देख पाएंगे कि कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि यहाँ अब आपके सामने देखेंगे। अब यहाँ पर इस तरह की परिस्थिति हो गई बेटा कि आप देख पाएंगे कि नीचे दलदल ही दलदल है। क्या है? और यहाँ पर ये पूरा दलदल और पानी बहुत कम। दलदल पे पानी स्वैम्प कहलाता है। क्या सब बच्चे मार्श और स्वैम्प में डिफरेंस जानते हैं? मैं बताता हूँ बेटा। केवल दलदल तो मार्श होता है, गीली मिट्टी, लेकिन उस गीली मिट्टी के ऊपर पानी भी फ्लोट कर रहा है तो स्वैम्प। हमारे मैंग्रोव्स मार्शी एरिया में है कि स्वैम्पी? स्वैम्पी। स्वैम्पी एरिया है बेटा। वहां पर ओशन का पानी लगातार उनको फ्लडेड करके रखता है, नीचे दलदल है। अगर ऐसा है तो उस केस में वो स्वैम्प कहलाते हैं। तो अब कंडीशन स्वैम्प की तरफ बढ़ रही है और अब ऐसे प्लांट उग जाएंगे। अरे पहली बार प्लांट देखो देखो हवा में आया है। अब तक तो पानी की सरफेस पे ही था, पहली बार निकल के बाहर आया, चल के नहीं, ऐसे ग्रो कर। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में क्या इसका स्टेम पहले के कंपैरिजन में सॉलिड हो गया? इस तरह के सॉलिड को आप रीड कहते हो, क्या कहोगे? और इस स्टेज का नाम यहाँ पर रीड स्वैम्प स्टेज। स्टेज समझ में आ रही भाई आपको? क्या इसको मैं एम्फीबियस कह दूं क्या? एम्फीबियस स्टेज यहाँ पर है क्योंकि ये पानी और हवा दोनों को टॉलरेट कर रहा है। और अब धीरे धीरे बेटा यहाँ केवल दलदल बच गया। ये देखो आप, दलदल। और इसमें अब छोटी छोटी श्रब्स उग रही है, छोटी छोटी श्रब्स। और इन छोटी श्रब्स को आप मीडो कहते हो, मीडो या फिर सेज के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेज मार्श मिडो कहलाती है, मार्श मिडो स्टेज। या फिर इसको सेज भी कहते हैं, SEDGE, छोटी श्रब्स के लिए। और फिर उसके बाद बड़ी श्रब आ रही है जो कांटे वाली है, उसे स्क्रब कहा जाता है। और फाइनली ट्रीज। जब ट्री आ गया तो क्या यहाँ पानी पानी हो गया?
सूखा पड़ गया, कौन सी कंडीशन? मैजिक में उगने वाला मीजोफाइट ही क्यों? मोस्ट स्टेबल कंडीशन। क्या हर कोई यही जाना चाहता है? क्या वो पहुंच जाता है? जाना सब चाहते हैं, पहुंच नहीं पाते। यहाँ वही जाता है जिससे एनवायरमेंट बुलाता है या फिर सपोर्ट करता है, तो बेटा वही जाएगा, लेकिन जाना तो यही है, मीजोफाइट। ठीक बात। एनसीईआरटी पता 251 और 252, 251 पर एनसीईआरटी इसकी थ्योरी लिख रही है और 252 पे इसका डायग्राम बना रही है। तो जो एनसीईआरटी थ्योरी में लिखती है वो सारी स्टेज, सारी स्टेप्स मैंने बोर्ड पे बना दी है, लेकिन डायग्राम में एनसीईआरटी एक स्टेप को खा जाती है। समझ रहे हैं आप? पहले लिखना बंद करो, इधर समझ लो एक बात। जब एनसीईआरटी थ्योरी लिखती है तो वहां पर ये सारी स्टेप्स एज इट इज लिखती है जो मैंने बोर्ड पे लिखी। फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज, रूटेड फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प, मार्श मेडो, स्क्रब और ट्री। लेकिन जब डायग्राम बनाती है तो उस टाइम पर एक स्टेप को खा जाती है। वो कौन सी स्टेप है? चिंता मत करो, खाना सिर्फ एनसीईआरटी को नहीं आता, हमें भी आता है। जब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हम एज इट इज फॉलो करेंगे सारी स्टेप्स, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हम भी खा जाएंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि करना तो वही पड़ेगा जो एनसीईआरटी कर रही है। तो इसलिए बेटा ध्यान रखेंगे, डायग्राम में आप रूटेड फ्लोटिंग वाली स्टेप्स को इंक्लूड नहीं करें, इस स्टेप को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर बेटा आपको थ्योरी में ये सब कुछ लिखा है, जरा देखो तो एनसीईआरटी है ना सबके पास? पता 251 पर है क्या आप? 251 पे आओ बेटा, और नीचे से थर्ड पैराग्राफ देखो। इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए। इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, पायोनियर्स आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। यही आया बेटा? दे आर रिप्लेस्ड विद टाइम बाय रूटेड सबमर्ज। फिर आगे क्या लिखा? रूटेड फ्लोटिंग, यही लिखा क्या? फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग, है ना बेटा? देखो लिखा ना रूटेड फ्लोटिंग थ्योरी में, और उसके बाद क्या लिखा? फ्री फ्लोट, उसके बाद रीड स्वैम्प, फिर उसके बाद मार्श मेडो, उसके बाद स्क्रब एंड फाइनली द ट्रीज। ये सारी थ्योरी यहाँ पर लिखी है, पत्ता पढ़ लो एनसीईआरटी का। स्क्रब बड़ी श्रब्स को कहते हैं बेटा, जो कांटे वाली श्रब्स होती है ना उनको कहते हैं स्क्रब। आप डायग्राम देखो, सब बच्चों के एनसीईआरटी के डायग्राम में यहां पर पहली स्टेप किसकी बनी है, उसके बाद में क्या बना है? अब देखो उसके बाद क्या आ गया? सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग। इसका मतलब रूटेड फ्लोटिंग को खा गया डायग्राम में, तो आप भी खा जाना। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि थ्योरी में क्या करना है और डायग्राम में क्या करना है। ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी, क्योंकि दोनों बातें एनसीईआरटी की है। अगर ऐसा है तो अभी कोई बच्चा मेरे से मत पूछना कि सर थ्योरी वाला कौन सा क्वेश्चन होगा, डायग्राम वाला कैसे होगा। बेटा जब स्टेप का नाम लिख के एरो, स्टेप का नाम लिख के एरो, उसे थ्योरी कहेंगे। और अगर इस तरह से तालाब के फोटो आ जाएंगे तो वो डायग्राम होगा। समझ पा रहे बेटा? तो यहाँ पर ये इस तरह से सारी स्टेप्स वही है। अब आप देख सकते हैं कि डायग्राम में ये वाली स्टेप नहीं है, उसके बाद सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग है, देन रीड स्वैम्प है, देन मार्श मेडो है, देन स्क्रब है, देन ट्री। स्क्रब मैं बार बार कह रहा हूँ बड़ी श्रब्स के लिए कहा जाता है, बड़ी जो कांटे वाली श्रब है उसके लिए कहते हैं। फोटो बन गए? अब इसका हर स्टेप का एग्जाम्पल भी लिख ही लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी अगर इतना कुछ दे रही है तो एग्जाम्पल भी पूछ ही सकती है। तो ये सारी स्टेप्स
एग्जाम्पल कहीं तो लिखेंगे बेटा, जगह बनानी पड़ेगी ना। सो अब आगे देखें, एग्जाम्पल येलो से लिखते हैं, देखिएगा फाइटोप्लैंक्टन के एग्जाम्पल्स में क्या यहां ब्लू ग्रीन एल्गी लिख दूं, डाई एटम लिख दूं, वॉलवॉक्स लिख दूं? अच्छा, बेटा क्या ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी है? क्या है ये? चुप हो जाओ, रुक जाओ, इधर देखो, बोर्ड पे देखो। आज के बाद कोई भी बच्चा मना नहीं करेगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है। मेरी बातें सुन लो ध्यान से पहले। जब नाम में एल्गी है तो एल्गी क्यों नहीं है? है। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देना। क्या आर एच विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम बनाया तो क्या मोनेरा को ये देख के बनाया कि इसमें प्लांट, एनिमल, एल्गी, फंजाई ऐसे आएगा? प्रोकैरियोटिक सेल आएगी। वो प्रोकैरियोटिक सेल एल्गी की भी हो सकती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल फंजाई की भी हो सकती है। अरे ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी है, सेल प्रोकैरियोटिक है, इसलिए मोनेरा है। नहीं समझ पा रहे क्या? क्या आपने एक्टिनोमाइसिटीज का नाम सुना है? एक्टिनोमाइसिटीज फंजाई है, लेकिन सेल प्रोकैरियोटिक है, इसलिए मोनेरा है। तो क्या ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी है? समझ रहे बेटा आप? फिर आप इसे मोनेरा में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सेल प्रोकैरियोटिक है, इसलिए मोनेरा में पढ़ते हैं। क्या आप सब बच्चे जानते हैं जो मोनेरा में आता है बैक्टीरिया कहलाता है? वो पुराना है आर्की बैक्टीरिया, वो ट्रू है यू बैक्टीरिया, वो एल्गी है साइनो बैक्टीरिया, वो फंजाई है माइको बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया, समझ रहे हैं ना बेटा आप? तो जो मोनेरा में आता है वो बैक्टीरिया कहलाता है, इसलिए इसका नाम साइनो बैक्टीरिया रखा है। तो क्या ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी है? फिर इसे आप मोनेरा में क्यों पढ़ते हैं? इसका नाम साइनो बैक्टीरिया क्यों दिया है? मोनेरा वाले, मोनेरा वालों को आप बैक्टीरिया कहते हैं, एनसीईआरटी कह रही है बैक्टीरिया सॉल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। समझ पा रहे बेटा? चलिए आगे बढ़े। रूटेड सबमर्ज्ड, और रूटेड सबमर्ज्ड के एग्जांपल्स में यहां पर हाइड्रिला, वैलिसिनेरिया यहां लिख देते हैं। क्या सब बच्चे जानते हैं कि वैलिसिनेरिया एंजियोस्पर्म है? अरे, है कि नहीं? आवाज ही नहीं निकल रही। क्या वैलिसिनेरिया एंजियोस्पर्म है? एल्गी के बाद ही एंजियोस्पर्म? आज एक बार फिर प्रूव हो गया, इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन। यहाँ तो आता वही है जिसे एनवायरमेंट बुलाता है। वैलिसिनेरिया तुम एंजियोस्पर्म हो तो होंगे, हम क्या करें? अभी तो आना पड़ेगा क्योंकि एनवायरमेंट ने बुलाया है। समझ पा रहे हैं आप? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन नहीं है, यहाँ वही आता है जिसे एनवायरमेंट बुलाता है। ठीक बात? बालक तो पहले से भावुक है, वो कुछ दिनों के लिए चुप हो गया था वो तो बस। या रूटेड प्लॉटिंग की एग्जांपल निम्फिया और निलुम्बो लिख लेंगे आप।
फ्री फ्लोटिंग के एग्जाम्पल में आइकोर्निया पिस्टिया, लेमना जो भी है, रेननकुलस रीड स्वैम्प में आ जाएगा, रेननकुलस सेजिटेरिया, और एक और एग्जाम्पल लिख लो स्किरपस। मार्श मिडो के एग्जाम्पल में आप कैरेक्स लिख सकते हैं, CAREX। श्रब या स्क्रब के एग्जाम्पल में आप लेंटाना लिख सकते हैं, और ट्री में ओक जिसका बॉटनिकल नेम क्योरकस सुबेर। रटना नहीं है, याद करना है बेटा। कोई बात नहीं, सारे एक दिन में याद हो कोई जरूरी थोड़ी है। आज तो बस 3 ही एग्जाम्पल याद कर लो, 3 स्टेप के ही। आज यहाँ से छुट्टी होते घर जाओ तो बोलते हुए निकल जाना घर तक, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। फिर कल घर से वापस आओ तो 3 स्टेप के और याद करके यहाँ तक बोलते आ जाना, कभी नहीं भूलोगे बेटा। लेकिन आप तो बस बातों से फुर्सत ही नहीं है। बस बेटा, बस बस बस, अति उत्साह अच्छा नहीं है। तो एग्जाम्पल्स बेटा आप दो दो करके भी याद करेंगे, सब याद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचते रह जाएं कि यार ये कैसे याद होगा, इतना इतना इतना, तो फिर उसमें इतना ही हो जाता है। दिन निकल जाते हैं और फिर समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। हाँ, सब हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। अच्छा, तो इनको बार बार बोल बेटा, रेननकुलस रेननकुलस रेनन, सेजिटेरिया सेजिटेरिया सेजिटेरिया, ऐसे बोलना पड़ेगा यार, याद करना है तो। अब हटा दूं, जल्दी जल्दी तुरंत। तो हमने लिथोसेरे भी पढ़ लिया, हमने हाइड्रोसेरे भी पढ़ लिया है। हो गया बेटा अब तो। और अब जल्दी से बच्चों मुझे बता दो तुरंत, डिफरेंस इन बिटवीन लिथोसेरे एंड हाइड्रोसेरे। जल्दी से बताओ, लिथोसेरे का पायोनियर कौन? क्रस्टोज लाइके। बात नहीं होनी चाहिए अब इधर, यहां पर इसका पायोनियर फाइटोप्लैंक्टन। क्या आप लिथोसेरे में ड्राई कंडीशन से आगे बढ़कर मैजिक पे गए थे? क्या आपने यहां पर पानी से आगे बढ़कर मैजिक पे गए? तो चाहे जीरार्च चाहे हाइड्रार्च, जाना तो मीडियम वाटर कंडीशन पर ही है। चाहे सक्सेशन सूखे से चले चाहे पानी से चले, जाएगा वहीं मैजिक कंडीशन पर, मीडियम वाटर।
क्या आपने लिथोसेरे प्राइमरी सक्सेशन पढ़ा था? हाइड्रोसेरे भी प्राइमरी था। होने को तो दोनों ही स्लो हैं, लेकिन कंपैरेटिव पूछा जाए तो कौन ज्यादा फास्ट है? क्यों? पानी में लाइफ जल्दी अराइज होती है। अगर ऐसा है तो ये कंपैरेटिव स्लो, ये कंपैरेटिव फास्ट। अरे समझ पा रहे हो क्या? कंपैरेटिव होने को तो दोनों ही स्लो हैं, लेकिन कंपैरेटिव देखा जाएगा तो ये स्लो और ये फास्ट होगा, क्योंकि पानी में लाइफ जल्दी अराइज होती है। बेटा, क्या आपने देखा तालाब को ऐसे ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, ऐसे किनारों से सिकुड़ कर अंदर जा रहा था। इसका मतलब यहाँ पर आप टुवर्ड्स मैजिक सेंटर, मार्जिन से सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे। ये मार्जिन से सेंटर की तरफ जा रहा है, मार्जिन से सेंटर की तरफ। लेकिन जल्दी बताओ, क्या चट्टान पर ये डिसाइडेड है कि पहले मार्जिन टूटेगा कि सेंटर? पहले एक बात सब बच्चे दिमाग में क्लियर कर लो, चट्टान का सेंटर मतलब अंदर वाला सेंटर नहीं है। फिजिक्स मत लगाना, यहाँ पर सरफेस पर ही देखना। ये रहा मार्जिन और ये रहा सेंटर, ये मार्जिन ये सेंटर। क्या ये डिसाइडेड है कि पहले मार्जिन टूटेगा? जहां ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा होगा वो टूटेगा। मार्जिन भी टूट सकता है, सेंटर भी टूट सकता है, दोनों भी टूट सकते हैं। और जब हम अच्छा सोचते हैं तो किसी एक को तोड़ें कि दोनों को? तो फिर कहो यूनिफॉर्म हो रहा है। मार्जिन सेंटर सब जगह पर यहाँ पर टूट रहा है। तो बेटा समझ जाओ, यहाँ पर मार्जिन पे भी होगा, सेंटर पे भी होगा, दोनों जगह ह्यूमस बनेगा। इसका मतलब कि ये यूनिफॉर्म चल रहा है। लेकिन पॉन्ड के अंदर तो ये डिसाइडेड हो चुका है कि पहले किनारे भरेंगे फिर अंदर की तरफ आएगा। इसका मतलब मार्जिन से सेंटर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर सक्सेशन कैसे आगे प्रोसीड कर रहा है उसके बारे में आपने बोला है। तो यहाँ ये चार डिफरेंस इसलिए लिखा है कि बाय द वे इससे घुमा फिरा के कुछ पूछे तो आपको ये भी क्लियर रहना चाहिए। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। सक्सेशन वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वैसे ऑलमोस्ट सक्सेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब कुछ बातें आपसे ही पूछी जाए। एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, जिसमें कुछ बातें आपसे पूछते हैं और आपने पढ़ ली है। अब आप जल्दी जल्दी मुझे बताते चलिएगा। यहां से ये पेज पलट दिया जाए, बना लो जरा जल्दी। जिन बच्चों ने नोट कर लिया है वो एनसीईआरटी रीड कर लो, वो मॉड्यूल के क्वेश्चन देख लो। जीवन में बहुत काम है बेटा, सिर्फ बातें ही नहीं है। पहला माइनर जब भी होगा इकोलॉजी में, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का, कुछ भी हो जाए बेटा, सोच लेना वहीं तो। एक भी बेटा, एक भी जब भी होगा आ जाएगी सूचना, आगे सूचना जब भी है। 21 दिन के बाद जो संडे पड़ेगा उस पर हो जाएगा। बस अपना फोकस यही रखो कि मुझे अपने बैच में अपनी क्लास में टॉप रहना है, वहां अपने आप ही टॉप हो जाओगे। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप पीछे रहते गए तो फिर आगे दिक्कत आती है। तो आपका फोकस यही होना चाहिए, और फालतू दिमाग कुछ भी मत लगाओ बेटा। जो सर पढ़ा रहे हैं उसी से माइनर में क्वेश्चन आएंगे, उसी से क्वेश्चन पूछेंगे हम, जो यहाँ पढ़ाया उसी से। तो एटलीस्ट वो तो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें भी दिक्कत हो रही है तो फिर क्या पढ़ा हमने? क्योंकि आपने कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो तभी समझ में आता है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे तो कितना ही पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। फाइनल बात तो यही है। तो इसलिए सच कड़वा है, उस पर ध्यान देते रहो।
सच्चाई पे रहो, अपने आप को दिलासा मत दिलाते रहो ऐसे हो गया था, मैं ऐसे कर लूंगा, इसलिए टाइम निकल गया। ये सिर्फ दिलासा दिलाते हैं खुद को और कुछ नहीं होता इससे। अपने आप को दिलासा दिलाने के बजाय क्वेश्चन करो क्यों नहीं किया। बाकी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हो सकता है मैं थोड़ा, हो सकता है उनसे टाइम ज्यादा लूं तो मैं ज्यादा एफर्ट करूंगा, ज्यादा टाइम दूंगा, लेकिन करना है तो करना है। आगे बढ़ते हैं। आओ एक छोटी सी टेबल बनाते हैं बेटा। और यहां इस टेबल में आप इस तरह से कॉलम बना लीजिएगा। इधर की तरफ तो हम कैरेक्टर लिखेंगे और यहां सैरल लिखेंगे और यहां क्लाइमैक्स लिखेंगे कि सैरल से क्लाइमैक्स पे जाते हुए क्या से क्या हो गया, वही बताना है आपको। सबसे पहले जल्दी बताओ, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म स्मॉल और लार्ज में आंसर करना है पहले, फिर गंज। दूसरा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल और कॉम्प्लेक्स में आंसर करना है आपको पहले, बाद में क्यों बेटा क्यों। डाइवर्सिटी बढ़ रही है, वैरायटी, कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल निके, जनरलाइज और स्पेशलाइज में आंसर करना है पहले, जनरलाइज, बाद में। मैं एक बार फिर इस बात को बोल देता हूं, ध्यान देंगे। वो उस दिन मैंने एक इकोसिस्टम में ए बी सी बनाए थे। अगर ए बी सी तीनों मिलकर घास ही खाएंगे, जनरलाइज होंगे, सबका काम एक जैसा। लेकिन ए ने ट्री, बी ने श्रब, सी ने ग्रास खाया तो स्पेशलाइज हुआ। अपना काम दूसरों से अलग कर लेना, वही स्पेशलाइजेशन है। जरा इधर बोर्ड पे देखना मेरी तरफ। सबका काम एक जैसा, वो क्या होता है, जनरलाइज। अपना काम अलग कर लेना, सबका काम एक जैसा, अपना काम अलग कर लेना। क्या मैं इस इन शब्दों को ऐसे लिख दूं तो क्या चलेगा कि जनरलाइज ब्रॉड और स्पेशलाइज नैरो है? बेटा मैंने शब्द नैरो लिखा है, कम नहीं। स्पेशलाइज्ड हो रहा है, निके के नंबर कम नहीं हो रहे। डाइवर्सिटी तो बढ़ रही है ना, नंबर ऑफ निके तो बढ़ रहे हैं ना, लेकिन सबका निके दूसरों से अलग हो रहा है, उसको नैरो कहा है। उसको नैरो कहा है। नैरो का मतलब कम नहीं है, कम नहीं हो रहा। ओवरऑल एरिया में तो नंबर ऑफ निके बढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक स्पीसीज का निके नैरो हो रहा है, मतलब दूसरों से अलग हो, वो बात बोले। नेक्स्ट, फूड चेन या फिर वेब, जल्दी से बताओ, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स। क्योंकि फीडिंग इंटरकनेक्शन डाइवर्सिटी के साथ बढ़ रहे हैं, फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है। फूड चेन, फूड वेब, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर
एनर्जी यूज एफिशिएंसी, एनर्जी मतलब लाइट, यूज एफिशिएंसी। लो और हाई में आंसर करो, पहले 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 तो ग्रास खुले में उग रही है, फिर ग्रास बड़े ट्री के नीचे आ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई ना, तो लो से कहां जाएंगे, हाई। सही है। न्यूट्रेंट कंजर्वेशन, ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी में जो न्यूट्रेंट रोके हुए हैं उसकी बात हो रही है, पहले लो और बाद में हाई, क्योंकि बायोमास बढ़ रहा है, तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट का कंजर्वेशन बढ़ता जा रहा है। पी बाई बी रेशो, पी बोले तो फोटोसिंथेसिस और बी बोले तो बायोमास। लो और हाई में आंसर करो, पहले 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 हाई, बाद में कैसे। समझेंगे इस बात, बोर्ड पे देखो, लिखना बंद कर दो। जिस एरिया में सक्सेशन चल रहा है उस एरिया में एक टाइम के बाद जब प्लांट्स पूरी तरह से भर जाते हैं, जब प्लांट्स पूरी तरह से, तो प्लांट के बढ़ने के लिए अब जगह नहीं, प्लांट का नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, एनिमल तो बढ़ेगा। अरे नहीं समझे क्या, वो बायोमास बढ़ रहा है। कोई बच्चा ये मत कहना मेरे से कि सर प्लांट के लिए जगह नहीं है तो एनिमल कहाँ बढ़ेगा। क्या घास के ऊपर रैबिट के नंबर बढ़ सकते हैं, क्या ट्री के ऊपर चिड़िया के नंबर बढ़ सकते हैं, बढ़ रहे हैं ना यार। तो वो बायोमास बढ़ रहा है जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, रेशो में कमी आ जाएगी। कुछ कुछ आया क्या, मैं रिपीट करूंगा। एक टाइम के बाद जब एरिया में सक्सेशन चल रहा है वहां प्लांट्स जब पूरी तरह से भर जाते हैं तो प्लांट का नंबर ऑलमोस्ट, लेकिन एनिमल बढ़ रहा है, मतलब कि वो बढ़ रहा है जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो फिर रेशो में कमी आएगी। ठीक, पक्की बात। चलो इसको ऐसे भी समझो, इधर देखते रहो। पहले हम सरल में है, तो पी मेरा ये वाला हाथ है और बी ये वाला हाथ है, दोनों के बीच का गैप देख लीजिए, दोनों हाथों के बीच ये पी है और ये बी है। एग्री हैं आप। अब चले क्लाइमैक्स में चले हम, ये तो पी और ये बी, अब क्लाइमैक्स में चलेंगे, देखते हैं कितने बच्चे एक बार में समझ पाते हैं। जैसे ही मैं क्लाइमैक्स में आया, पी बी, दोनों हाथों के बीच का गैप नोट करो। अब समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जब आप सरल में थे तब पी और बी इतना गैप था ये, लेकिन जैसे क्लाइमैक्स में आए पी बी, फोटोसिंथेसिस तो अब भी ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिव बायोमास ज्यादा बड़ा है। उस दिन मर जाएंगे, हमेशा सब रहे जरूरी थोड़ी है। बायोटिक कम्युनिटीज आर नेवर स्टे, अगर कभी बायोमास एक्सीड कर जाएगा तो सारे प्लांट्स को खा जाएंगे, और प्लांट चले गए तो खुद भी मर जाएंगे, और इकोसिस्टम तो इस तरह से ही डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि आपसे मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला के कह दिया, बायोटिक कम्युनिटीज आर नेवर स्टेबल, जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। ठीक, अब ये सारा इकोलॉजिकल सक्सेशन अब कंप्लीट हो चुका है। अब कहीं से भी क्वेश्चन आए इन तीन पत्तों से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझना ये वाला, पी प्लांट का है बेटा, फोटोसिंथेसिस तो प्लांट ही करते हैं ना, और बी पूरे एरिया का है। अब एक लिमिट के बाद प्लांट तो क्या हो गए, कांस्टेंट, लेकिन एनिमल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि नीचे वाला पार्ट जो बी है वो बढ़ रहा है, तो रेशो में क्या आएगी,
बस। सारा एरिया। पी तो केवल प्लांट का है, बी पूरे एरिया का है, प्लांट एनिमल सबका, माइक्रोब सबका। यस पूछो। नैरो ब्रॉड से मीनिंग ये है कि जब सबके जैसा काम होता है तो उसे ब्रॉड कहते हैं बेटा। सबके जैसा, एबीसी तीनों मिलके घास ही खाते हैं, लेकिन ए ने कहा कि नहीं मैं सिर्फ ट्री खाऊंगा, बी कहता है कि मैं सिर्फ श्रब खाऊंगा, सी कहता है कि मैं सिर्फ ग्रास खाऊंगा। इसका मतलब तीनों ने अपना अपना निके अलग कर लिया, वो नैरो है बेटा। स्पीसीज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ब्रॉड और नैरो को, एरिया के नंबर ऑफ निके तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सबका निके अपने आप में स्पेसिफिक हो रहा है, उसको नैरो कहा है। एक बात, चलिए अब इकोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, उसके बाद पॉपुलेशन में मैंने लोकल, सिस्टर और मेटा पढ़ाया था आपको, जो लॉन्ग टाइम तक एरिया में रहता है, जो अलग अलग एरिया, सेम स्पीसीज, डिस्पर्जिंग इंडिविजुअल्स इंटर, यही बात हुई थी। उसके बाद फिर मैंने यहां पर आपको एंडेमिक, कीस्टोन और क्रिटिकल लिंक बताया था। उसके बाद फिर कम्युनिटी पे आ गए थे। कम्युनिटी के 3 कैरेक्टर मैंने आपको पढ़ाए थे, जरा नाम बोलना तो। स्पीसीज डाइवर्सिटी, डोमिनेंस और स्ट्रेटिफिकेशन टिप्स पे है सबके। उस दिन मैंने आपसे बार बार कहा था कि कम्युनिटी के कैरेक्टर में मैं वही चीजें आपको पढ़ा रहा हूं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज एक बात कहूंगा बेटा, कम्युनिटी के वो कैरेक्टर जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर कहलाते हैं। कौन से कैरेक्टर? और जो हो रहा है दिख नहीं रहा, फंक्शनल कैरेक्टर। तो जल्दी बताओ, डाइवर्सिटी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल? डोमिनेंस, एनर्जी यूज एफिशिएंसी, फंक्शनल। ये हमें दिख नहीं रही है। न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, फंक्शनल। फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी, फंक्शनल। ये यहीं पर चाहो तो साथ में लिख लेना, ये फंक्शनल कैरेक्टर है। यहां पर साथ में लिख लेना, फंक्शनल कैरेक्टर है, फंक्शनल कैरेक्टर है। लेकिन जो आपको स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिख रहा है, डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, स्ट्रेटिफिकेशन, वो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है। अच्छा बताओ, स्पीसीज कॉम्पोजिशन क्या है? स्ट्रक्चरल। अच्छा, कॉम्पोजिशन किसे कहते हैं बेटा? बहुत बढ़िया। मैंने एक दिन आपसे कहा कि एक बायोटिक कम्युनिटी में 10 स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, 10 स्पीसीज। आपने मेरे से कहा सर नाम बताओ। मैंने कहा नीम का पेड़, आम का पेड़, बबूल का पेड़। ये मैं उनकी कॉम्पोजिशन को बता रहा हूँ। क्या आपको नीम, आम, बबूल दिख रहा है क्या? तो स्ट्रक्चरल तो हुआ। तो स्पीसीज कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी है, ये ध्यान रखेंगे आप। स्पीसीज कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी। अब आगे बढ़ेंगे और नए टॉपिक पे चलेंगे। आप पत्ता पलटा जा रहा है बेटा। आज आप क्लाइमैक्स कम्युनिटी में आ गए हैं। क्लाइमैक्स कम्युनिटी की डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? यहां ए भी रह रहा है, बी, सी, डी, और जब ये सब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो क्या ये स्पीसीज जितनी भी एक दूसरे के साथ रह रही है, ये भी एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करेगी? इसी इंटरेक्शन को आप स्पीसीज या फिर पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहेंगे। यही अपना नया टॉपिक है। जितनी भी स्पीसीज एक दूसरे के साथ रह रही है वो भी एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जरूर करती है, उसी को आप स्पीसीज या पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहेंगे। आज आपके एनसीईआरटी का पत्ता 2-3-2 आ चुका है। स्पीसीज या पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पहले बोर्ड पर ध्यान से देख लो थोड़ी देर, अभी चेप लेना। पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में कि सर ये इतनी सारी स्पीसीज तो कम्युनिटी बनाती है,
तो इसको तो कम्युनिटी इंटरेक्शन कहो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्यों कह रहे हो? बेटा बेटा, कम्युनिटी इंटरेक्शन का मीनिंग है एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करे। क्या यहाँ एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी से इंटरेक्शन या एक पॉपुलेशन का दूसरी से? तो इसे किस नाम से पुकारेंगे? ठीक। दूसरी बात, जब ये इंटरेक्शन हो रहे हैं तो हो सकता है कि ए के साथ ही इंटरेक्ट करे, इंट्रा स्पेसिफिक, एक ही स्पीसीज में। हो सकता है कि ए बी के साथ इंटरेक्ट करे, इंटर स्पेसिफिक। तो क्या ये इंटरेक्शन दो तरह से डिवाइड होंगे बेटा? एक क्या बोला? इंट्रा स्पेसिफिक, एक क्या बोला? इंटर स्पेसिफिक। क्या इंट्रा स्पेसिफिक के अंदर ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, लेकिन जब ए और बी इंटरेक्ट करेंगे तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो जाएगा। यहां ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है। हमारी एनसीईआरटी, हमारे मॉड्यूल, हमारे सिलेबस में डिटेल इसी की है, इंटर स्पेसिफिक। लेकिन जब नाम आया है स्पेसिफिक की भी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल नहीं, डिटेल तो हम इसी की पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। जब एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल आपस में इंटरैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे का फायदा भी करते हैं और नुकसान भी करते हैं। आपके पास बैठे हुए बच्चे ने आपसे कहा कि ब्लैक पेन है, आपने उसे दिया, ये आपने अपनी ही स्पीसीज के मेंबर को कोऑपरेट किया, पॉजिटिव इंटरेक्शन, फायदा है। लेकिन आपसे ब्लैक पेन मांग रहा है, वो उसी मेडिकल सीट के लिए आपसे फाइट कर रहा है जिसके लिए आप कर रहे हैं, नुकसान। ये फायदे के लिए भी हो रहा है, नुकसान के लिए भी हो रहा है। ना बेटा, क्या यहाँ पर जो फायदे के लिए होगा उसे कोऑपरेटिव कह दूं? नुकसान वाला कॉम्पिटिटिव है? चलिए, कोऑपरेटिव इंटरेक्शन में जब एक दूसरे का फायदा होगा तो क्या क्या हो सकता है, नेचर के बारे में सोचते हैं। और यहां पर पहली टर्म में लिखूंगा एग्रीगेशन। जब एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल एक साथ ग्रुप में आके रहते हैं उसको एग्रीगेशन कहते हैं। शब्दों पे ध्यान देते रहे। जब एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल एक साथ ग्रुप में आके रहते हैं तो एग्रीगेशन है, और ऐसा करके वो एक दूसरे का प्रोटेक्शन करते हैं। एक साथ रहकर वो एक दूसरे को प्रोटेक्टिव फील करवाते हैं। क्योंकि बेटा आप तो अच्छे से जानते हो रहे, साथ रहने से हिम्मत बनी रहती है ना बेटा? जैसे डियर ग्रुप में रहकर एक दूसरे को प्रोटेक्टिव फील करवाते हैं, एक दूसरे का प्रोटेक्शन करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फील करवाते हैं, क्या मतलब है? प्रोटेक्टिव फील ही करवाते, बिल्कुल फील ही करवाते बेटा। क्योंकि जब लायन आता है सब अपने अपने रास्ते ही भागते हैं, लेकिन जब तक साथ थे तब तक तो लग रहा था ना कि कोई मुसीबत आएगी तो साथ मिलके लड़ेंगे। अब क्या करें, मुसीबत ही ऐसी आ गई। तो इस तरह से ग्रुप में रहकर एक दूसरे का प्रोटेक्शन करना, वही क्या कहलाता है? एग्रीगेशन। दूसरा बेटा, यहाँ मैटिंग बिहेवियर आ रहा है। पहली बात, मैटिंग के लिए होने वाले कंपटीशन की चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि उसमें तो किसी का नुकसान हो जाएगा। बात हो रही है उस बिहेवियर की, जैसे डांसिंग बिहेवियर ऑफ पिकॉक। जब मेल पिकॉक डांस करता है तो उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, जो फीमेल अट्रैक्ट हो उसकी तरफ आए, मैटिंग होगी, नए इंडिविजुअल आएंगे, स्पीसीज का सर्वाइवल बढ़ेगा। और स्पीसीज के फायदे में अगर कोई काम है तो वो कोऑपरेटिव या पॉजिटिव ही कहलाएगा। आपने एक एनिमल का नाम सुना होगा, सिकाडा। बेटा झिंगुर कहते हैं, झिंगुर विस्लिंग करता है, सीटी बजाता है, और इसकी विस्लिंग से इसकी फीमेल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ये सिर्फ सिकाडा पर एप्लीकेबल है।
अगर ऐसा है तो ये भी एक तरह का मैटिंग बिहेवियर है। मैंने इसका नाम इसलिए भी लिया क्योंकि आगे चलकर बायोडाइवर्सिटी में मैं आपको साइलेंट वैली एक नाम बोलूंगा, वहां सिकाडा नहीं। किसी नॉर्मल फॉरेस्ट में आप जाते हैं तो वहां सबसे ज्यादा आवाजें झिंगुर की आती है, लेकिन वहां नहीं आती क्योंकि होता ही नहीं, वहां का एनवायरमेंट इसके लिए फेवरेबल नहीं। बेटा नहीं, हमारे बीच कोई झिंगुर नहीं है, चिंता मत, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट आता है और वो है कम्युनिकेशन। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल अपनी ही स्पीसीज के इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं। और आप बच्चे तो अच्छे से समझते हैं कि कम्युनिकेशन दो तरह से होता है, ये बोल के भी होता है और इशारों में भी हो जाता है। इशारों में होने वाला कम्युनिकेशन बहुत गजब एग्जाम्पल है हनी बी। हनी बी के किसी इंडिविजुअल को जब फूड मिलता है तो वो वापस आकर दूसरों के सामने डांस करता है, और उसकी डांसिंग स्टाइल से समझ जाते हैं कि जाना किधर है। अगर उसने आकर राउंड 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 डांस किया तो आसपास ही है, और अगर उसने आके जिग जैग डांस किया तो उस टाइम पर देखो कि उसका माउथ किधर है, सन की तरफ है या उससे अपोजिट है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो इशारों में कितना कुछ समझा दिया। अगर ऐसा है तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बोल के होने वाला कम्युनिकेशन बर्ड्स में मिलता है। जब कोई खतरा आता है तो चहकने लगती है, चिल्लाने लगती है, समझ जाओ खतरा आ रहा है, अपनी स्पीसीज के फायदे में काम है, तो कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है। आखिरी एक और टर्म में लिखूंगा बेटा, और वो है एल्टुरिज्म। ये एक तरह का सैक्रिफिशियल बिहेवियर है। एक ही स्पीसीज का इंडिविजुअल अपनी ही स्पीसीज के लिए कुछ त्याग, बलिदान करता है बेटा, सेक्रीफाइस करता है। आप कहेंगे कि सर एग्जाम्पल जल्दी बताओ, आज के जमाने में ये कहाँ मिलता है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, लेमिंग्स, सुना क्या? कोई बात नहीं बेटा, मैं बताता हूँ। लेमिंग्स टुंड्रा में मिलने वाले छोटे रोडेंट्स होते हैं, चूहे जैसे होते हैं। टुंड्रा बर्फ से ढका हुआ इलाका है, खाना पीना तो वैसे ही कम है वहां। जब लेमिंग्स के नंबर वहां कॉलोनी में बढ़ने लग जाते हैं तो खाना और कम पड़ जाता है। ऐसे समय में कॉलोनी के सारे बूढ़े, ओल्ड एज वाले मिलके डिसाइड करते हैं कि हमने तो दुनिया देख ली, अगर हम यहाँ रुके तो हम भी खाएंगे, खाना और कम पड़ेगा, नए इंडिविजुअल का सर्वाइवल मुश्किल में होगा, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। यही सोचकर कॉलोनी के सारे बूढ़े कॉलोनी छोड़कर मास सुसाइड कर लेते हैं। बेटा संभालो अपने आप को। कोई बालक या बालिका मेरे से ना पूछे कि सर कहां से कूद के मरे, जहर किसने लाके दिया, ना वो कूद के मरे ना जहर खा के मरे, मास स्टारवेशन हो जाता है, भूखे मर जाते हैं। इस लेवल का सैक्रिफाइस कहीं मिलता है देखने को? बेटा मिलता है बेटा, लेमिंग्स में। अभी बताया, अभी मना कर रहे हो। अच्छा, मतलब आप अपने ऊपर लेके सोच रहे हो ऐसा? भावुक हो जाते हो, ठीक बात है। मिलता है बेटा। इसी तरह से आप एग्जाम्पल देखो ना, हनी बी, हनी बी के वर्कर नहीं देखे आपने? क्या मिलता है रे बेचारों को, जिंदगी भर ला ला के दूसरों को खिलाते रहते हैं, और उसे ज्यादा खिलाते जो उधर बैठी होती है। रॉयल रॉयल जेली खिलाई जा रही है ना बेटा? मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा चल रही है, जिंदगी भर दूसरों को खिलाते खिलाते मर जाएंगे। मतलब अपना कुछ नहीं, दूसरों की सेवा में ही जिंदगी लगा दी। कटप्पा, यही तो हुआ था। उसके बाद में टर्माइट, दीमक, यहाँ भी वैसे ही डिवीजन ऑफ लेबर है जैसा आप हनी बी के अंदर देखते हैं। यहाँ भी वर्कर्स होते हैं, वो भी लाला के खिलाते रहते हैं। तो इस तरह से ये
एग्रीगेशन, मैटिंग बिहेवियर, कम्युनिकेशन, अल्टरिज्म, ये आपको पॉजिटिव में, और नेगेटिव में तो हर बात का ही झगड़ा है रे बेटा, क्योंकि स्पीसीज सेम है तो निके सेम है, लड़ाई तो हर बात की होनी है। चाहे खाने की ले लो, फूड ले लो, चाहे शेल्टर ले लो, चाहे लाइट, प्लांट्स में होती है ना, स्पेस, जगह की भी तो होती, उधर की सब। इस तरह से ये सारे के सारे यहाँ नेगेटिव इंटरेक्शन पार्ट है कि कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन में आएंगे। जाके उधर यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज के बीच आपको म्यूचुअलिज्म पढ़ाएंगे। ए और बी दोनों के बीच जब म्यूचुअलिज्म होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों का फायदा होगा। यहाँ पर फिर आपको कॉमेंसलिज्म पढ़ाएंगे बेटा, और कॉमेंसलिज्म के अंदर पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव का मतलब फायदा, जीरो का मतलब ना फायदा ना नुकसान, कुछ नहीं होता है, ना फायदा ना नुकसान, और नेगेटिव का मतलब नुकसान। फिर एक प्रोटो कॉपरेशन भी तो आएगा ना, प्रोटो कॉपरेशन पॉजिटिव पॉजिटिव है क्या? अरे म्यूचुअलिज्म भी पॉजिटिव पॉजिटिव, प्रोटो कॉपरेशन भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया बेटा, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब इधर 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 इधर, म्यूचुअलिज्म ऐसा रिलेशन है जहां पर दो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल जब एक दूसरे के साथ हैं, दोनों का साथ होना जरूरी है। ए और बी के बीच म्यूचुअलिज्म है ना, तो ए कहता है कि बी होना ही चाहिए, बी कहता है कि ए, लेकिन प्रोटो कॉपरेशन इस तरह का रिलेशन है जिसमें ए और बी आज दोनों साथ है ना, दोनों का फायदा है। कल बी नहीं आना चाहता, मत आ, कल कोई और आएगा। अगर ऐसा है तो ये एक तरह का फैकल्टेटिव रिलेशन है, और ये कैसा है? ऑब्लिगेटरी रिलेशन है, इसमें दोनों का साथ होना जरूरी है। यहां दोनों साथ हैं तो जिंदा हैं, अलग कर दिए तो मर जाएंगे। वही रिलेशन है बेटा यहाँ पर। लेकिन प्रोटो कॉपरेशन में जब तक साथ, फायदा नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई, लेकिन म्यूचुअलिज्म में तो तू ही तू है, इसके यहाँ तो ऑब्लिगेटरी रिलेशन है। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? नेचर के हिसाब से सोचते रहे, ज्यादा भावुक नहीं होना है। क्वेश्चन आ रहा है, आंसर सही मिलना चाहिए, कुछ भी हो जाए चलिए, तो क्वेश्चन यही ले आते हैं। आ जाओ क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास तीन स्पीसीज है, ए बी सी, बेटा बातें नहीं, अब आंसर दीजिएगा। ए के तीन इंडिविजुअल है, A1 A2 B1 C1। आज की बात है, A1 और B1 दोनों साथ, दोनों को फायदा। लेकिन ये क्या हुआ रे, कल A1 और B2 साथ फिर भी दोनों को फायदा। ये म्यूचुअलिज्म है कि प्रोटो कॉपरेशन? चुप हो जाओ, म्यूचुअलिज्म है। क्या स्पीसीज बदल गई? यही तो बात है बेटा। तो ऐसे बहना नहीं बेटा, संभल के रहना है। इंडिविजुअल बदलने से कुछ नहीं होता। आप इंडिविजुअल इंटरेक्शन पढ़ रहे हो कि स्पीसीज इंटरेक्शन? अरे स्पीसीज तो सेम ही है रे बेटा। मान लीजिए ए कोई प्लांट है और बी कोई इंसेक्ट है, दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म है। इस बार B1 पॉलिनेशन के लिए आया है, क्या अगले सीजन में भी B1 ही आएगा? पता नहीं कहां मर मुरा गया होगा, लेकिन लेकिन उसी स्पीसीज का आएगा ना।
अगर ऐसा है तो समझ जाओ यहाँ पर स्पीसीज स्पेसिफिक है, तभी तो म्यूचुअलिज्म है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि आज A1 B1 साथ दोनों को फायदा, फिर A1 C1 साथ दोनों को फायदा, तो ये क्योंकि वो फिर स्पीसीज बदला जा रहा है। तो बेटा ये दिमाग में रखना, इंडिविजुअल बदल जाए स्पीसीज ना बदले कोई दिक्कत नहीं, म्यूचुअलिज्म है। लेकिन अगर स्पीसीज ही बदल जाए तो फिर प्रोटोकॉपरेशन है, ये ध्यान रखना है। उधर इसके लिए थोड़ा जगह चाहिए। दिख पाएगा? नेगेटिव इंटरेक्शन, यहां तक नोट कर ले सब बच्चों ने। नेगेटिव इंटरेक्शन को अगले पत्ते पे ले लेते हैं, आपको लिखना उसी के नीचे। यहां भी बेटा सबसे पहले हम एक्सप्लॉइटेशन को पढ़ेंगे, जिसमें ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव, एक का फायदा और एक का नुकसान। समझना भाई, एक्सप्लॉइट करना, अगर सीधे सिंपल शब्दों में कहूं तो किसी को यूज करना, ये तो होता है ना, एक्सप्लॉइट करना। अब यूज यहां दो तरह से किया जाएगा। अरे एक तो आते ही मार के खा जाओ, प्रेडेशन होगा, और एक धीरे धीरे तड़पा तड़पा के किल कर। पैरासाइट इसमें वो क्या है, पैरासाइट तो यही करता है। सही है, क्या दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है बेटा? क्या प्रीडेशन और पैरासिटिज्म के अंदर आप देखो तो यहाँ पैरासाइट का फायदा, होस्ट का नुकसान। क्या यहाँ प्रीडेटर का फायदा, प्रे का नुकसान? क्या पैरासाइट ने होस्ट का यूज किया है? क्या प्रीडेटर ने प्रे का यूज किया है? समझ रहे हैं ना आप? तो ये एक्सप्लॉइट करना हो गया। अब प्रॉपर डेफिनेशन बोली जा रही है, सुनेंगे आप। एक्सप्लॉइटेशन वो रिलेशन है जिसमें एक स्पीसीज अपने फायदे के लिए दूसरी स्पीसीज को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किल करती है। डायरेक्ट किल करना, इनडायरेक्ट किल करना। कुछ बच्चे कह दें सर इनडायरेक्ट कैसे किल करते हैं? अरे वो चाहता नहीं है उसे मारना। वो कौन पैरासाइट चाहेगा कि उसका होस्ट मर जाए? फिर खुद कहां जाएगा? वो चाहता नहीं उसे मारना, लेकिन उसने अपने होस्ट को कंज्यूम किया और बेचारा होस्ट वहां कमजोर होके मर जाए, उसको आप कहेंगे कि इनडायरेक्ट किल किया है। तो जब डायरेक्ट किल करेंगे तो होगा प्रेडेशन, इनडायरेक्ट होगा तो पैरासाइट। दूसरा आता है एमेंसरी। एक नेगेटिव और एक क्या होगा, जीरो। मतलब एक स्पीसीज ऐसा कुछ करती है कि दूसरे का नुकसान, खुद को कुछ पता ही नहीं। हो गया ना नुकसान, देखो इधर, और खुद को कुछ पता ही नहीं लगा, जीरो। आप कहें ऐसे कैसे हो सकता है, दूसरे का नुकसान हो जाए खुद को पता ना लगे? समझेंगे। इसके लिए आप सिंपल एग्जांपल एंटीबायोटिक का दे दीजिए। एंटीबायोटिक वो केमिकल है जो एक लिविंग सिक्रीट करता है और दूसरे लिविंग को इनहिबिट या किल कर देते हैं, यही होता है। आज हर एक बच्चे को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एंटीबायोटिक जो लिविंग सिक्रीट करता है वो उसकी बॉडी का बाई प्रोडक्ट होता है। वो केमिकल उसकी बॉडी का बाई प्रोडक्ट है, वो उसे अपनी बॉडी में नहीं रखना चाहता, वो उसे एक्सक्रीट सिक्रीट करना चाहता है। उसका कोई मोटिव, कोई उद्देश्य नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाने का।
वो तो अपना काम कर रहा है ना। जो रेंज में आएगा मारा जाएगा। क्या वो जानबूझ के किसी को मारना चाहता है? नहीं। तो बेटा समझ जाइए, ये जानबूझ के किसी भी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हो रहा। ये तो अपनी जगह पर अपना काम किया जा रहा है। दूसरा कोई आएगा तो फिर मारा जाएगा। किसने बुलाया था, आओ मरो। अगर ऐसा है तो वो वहां पर किल हो जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए ये वाला ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक सिक्रीट कर रहा है, ये वाला एंटीबायोटिक सिक्रीट कर रहा है, ये वाला पास आ रहा है और पास आके मर गया। इसका मतलब इसको तो फायदा हो गया क्योंकि इसको तो प्रोटेक्शन मिल गया। चलिए मैं दो दो ऑर्गेनिज्म यहां पर बनाऊंगा, एक्स और वाई। आप बच्चे मुझे बताइएगा कि यहां पर कौन एमेंसलिज्म है। तुरंत जल्दी से बताना। पहले एक्स को देखो, चुपचाप बैठा है। जैसे कोई आया उसने केमिकल छिड़क के किल कर दिया, फिर चुपचाप हो गया। फिर कोई आया, केमिकल छिड़क के किल कर दिया, फिर चुपचाप हो गया। अरे एक्स अपना फायदा चाहता है, ये केमिकल तभी क्यों छिड़कता है जब कोई आता है। लेकिन वाई को देखो, चाहे कोई हो या ना हो, इसकी बॉडी का बाई प्रोडक्ट तो बाहर आ ही रहा है। चाहे कोई हो या ना हो, जो रेंज में आएगा। अब बात समझ में आ रही है? तो बताओ एक्स और वाई में कहाँ है एमेंसल? तो ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा, ये अनजाने में ही हो रहा। चलिए आखिरी रिलेशन आता है यहां पर, कंपटीशन। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन है रिलेशन नेगेटिव नेगेटिव, दोनों का नुकसान। यहां ये दिमाग मत लगाना कि कंपटीशन में एक का सिलेक्शन हो गया एक का नहीं हुआ, तो जिसका हो गया उसको फायदा, जिसका नहीं हुआ उसे नुकसान। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। फिर इसको आप नेगेटिव नेगेटिव क्यों कह रहे हो? बहुत बढ़िया, सब बच्चे सुन लेंगे। जिस दिन रिजल्ट आ गया कि एक का सिलेक्शन हुआ एक का नहीं हुआ, उस दिन काय का कंपटीशन? कंपटीशन तो तब था जब रिजल्ट के लिए फाइट हो रही थी। तुम 5 घंटे पढ़ते हो तो मैं 7 घंटे पढ़ता हूँ, तुम 7 घंटे पढ़ते हो तो मैं 9 घंटे पढ़ता हूँ। दोनों की एनर्जी का भारी नुकसान। पढ़ने में एनर्जी लगती है। अगर ऐसा है तो समझ जाओ बेटा, नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। तो मेरे बस यही मैं आपसे कह रहा हूं आज, कोई भी बालक और बालिका कंपटीशन को रिजल्ट पे जाके ना सोचे। जब कंपटीशन हो रहा हो तब सोचे, अपने आप ही नेगेटिव नेगेटिव दिख जाएगा। ठीक बात। तो कल वाले एपिसोड में शुरुआत हो जाएगी यहां से, म्यूचुअलिज्म सबसे पहले पढ़ेंगे और इसी तरह से आगे सारे रिलेशन। जाओ, चले जाओ। थैंक यू बेटा। ये ले जाओ, माइक ले जाओ।